हेलो दोस्तों। बहुत ज़माना हुआ आप लोगों के बीच लाइव आना नहीं हुआ। और उस लाइव ना आने के पीछे बहुत से कारण थे। अभी आया हूं तो उसके पीछे भी कारण है। आज मैं आप लोगों के बीच जो आया हूं वो सिंपली एक देश के नागरिक होने के नाते, एक नागरिक का जो फर्ज होना चाहिए वो चाहे जिस स्तर पे हो, उस स्तर के नाते वो देश के प्रति अपना कुछ ना कुछ योगदान दे। अलग अलग ढंग होते हैं सबके योगदान देने के, अलग अलग वक्त में अलग अलग ढंग होते हैं सबके योगदान देने के। तो मेरा मानना है कि हर बार जब भी इलेक्शन होता है, नेता कोई भी जीता जाए, आज तक ऐसा हुआ है कि जनता हारी है। जनता हार जाती है, कभी वो चुनती है, उससे उम्मीदें पूरी नहीं होती, या फिर वो दोबारा उम्मीदें लगा लेती है। तो मैं ये चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हो कि देश में जनता ना हारे। मेरा जो भी संबोधन है, ये संबोधन ना किसी पार्टी के किसी व्यक्ति के रूप में है, ना ही किसी पार्टी को है। मैं सीधे सीधे एक नागरिक अपने देश के प्रधानमंत्री से कुछ बातें कर रहा हूं, कुछ मन की बातें। हम सब ये जानते हैं कि किसी भी देश, परिवार या समाज की उन्नति आर्थिक आधारों पर तय होती है। वो आर्थिक आधार जब तक मजबूत नहीं है, तब तक कोई भी देश, परिवार या समाज मजबूत नहीं हो सकता। कोई भी विचारधारा मजबूत नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि आर्थिक आधारों पे यदि कोई कमज़ोर हो जाए और फिर वो अपनी कमज़ोरी को संन्यास जैसे या भगोड़ेपंथी जैसे किन्हीं कृत्यों में छुपा के अपने आप को महान सिद्ध करने लगे, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं थोड़ी-सी कुछ बातें हैं जिसको आरंभ करना चाहता हूँ। उस आरंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हमारे देश के ऊपर 461.9 बिलियन डॉलर का, जो कि लगभग भारतीय रुपए में 32 लाख करोड़ रुपए होता है, उसका कर्ज था। ये विश्व बैंक का कर्जा था हमारी सरकार के ऊपर। और सन 2018 एंड में ये कर्जा बढ़ के 1157.6 बिलियन डॉलर, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में लगभग 80 लाख करोड़ रुपए होती है, हो गया है। यानी कि अगर वर्तमान दौर में देखें तो ये रुपया बढ़ के 83-84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया होगा। तो यानी कि करीबन करीबन 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारे देश के ऊपर पिछले 5 सालों में हुआ है। पिछले 65 साल की सरकारों ने जो कर्ज किया था वो 30 लाख करोड़ रुपए का था, और ये 50 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है लगभग 5 सालों में। मैं पहले ही कह देता हूं कि मैं किसी पार्टी आर्टी से संबंधित बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं। और यदि मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री को ये बातें बताने का, याद दिलाने का हक नहीं है, तो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र नहीं है। तो ये जो कर्जा हुआ, ये कर्जा क्यों और कैसे हो जाता है, इसके संबंध में अगर हम थोड़ा सा जाने तो निश्चित ही फिर आगे चल के मैं आपको और मोदी जी को एक ऐसी सलाह दे सकता हूं जिसका अगर वो अनुपालन करें तो ये देश इस कर्जे से, इस जंजाल से मुक्त भी हो सकता है और इसके आगे कुछ नई दिशा में काम हो सकता है। पहली बात तो एक छोटा सा एक पारिवारिक किस्सा सुना देता हूं जो अक्सर परिवारों में होता है। परिवारों में दो लोग होते हैं, एक पति एक पत्नी, फिर उनके नीचे बच्चे होते हैं। बच्चे अक्सर बहुत सी चीज़ों की मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें इस तरीके से मोटरसाइकिल चाहिए या कोई गैजेट्स चाहिए। लड़कियों को अपने ढंग की मांग होती है, और पिता क्योंकि जानता है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो टालता रहता है। वो कहता रहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, हम वक्त आने पे तुम्हें दिला देंगे। तो लेकिन ऐसा वक्त आ नहीं पाता, और बच्चे
अपने बाप के विरोध में होते चले जाते हैं। लेकिन माँ जो कि भावुक होती है, जिसे लग रहा होता है कि बच्चों की जो नीड है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसके लिए लोन ले लेती हैं। लोन लेती हैं और बच्चों को वो चीज़ें दे देती हैं जो कि उनको चाहिए होती है। वो मोटरसाइकिल दिला देती हैं अपने बेटे को। अब लोन जो लिया गया है वो इस हालत में लिया गया है कि उसको उसके निपटाने की स्थिति में पिता नहीं था, लेकिन अब वो बोझ पड़ेगा, तो या तो कुछ और चीज़ें परिवार को कम करनी पड़ेंगी अपने भोजन में, रहन-सहन में, और अगर वो कम नहीं करनी पड़ेंगी तो वो लोन लगातार बढ़ेगा। फिर उस लोन को निपटाने के 2 ही तरीके होंगे, अपने खर्चों में बहुत बड़ी कमी कर दो, तो उससे लोन निपट सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि फिर और लोन लो और उसको निपटा दो। तो एक ये मकड़ जाल है जिसमें लोग पड़ते जाते हैं। लेकिन ये विश्वास मानिए कि वो बच्चा, उसे बच्चे को जिसको मोटरसाइकिल दिलाई है लोन लेके, उस बच्चे को कोई समझ नहीं है और उसको वो माँ अच्छी लगेगी जिसने कर्जा लेके भावुकता में बेटे की जिद पूरी कर दी। ऐसी ही कुछ जिद्दें हम अपने देश में अपने प्रधानमंत्रियों से करते हैं। पहले के प्रधानमंत्रियों से भी करते थे। हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, मैं करता था, मैं भी करता था, अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छा हमारे पास बिजली नहीं आती, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तमाम चीज़ों की शिकायतें। और वो ऐसे मेरे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे उस सरकार को गाली देते थे। फिर एक दिन वो सरकार अपने पूर्ति नहीं कर पाई, तो दूसरी सरकार जो माँ भावुक थी, थोड़े अच्छे ढंग से कुछ सोच सकती थी, उसने सोचा कि बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे हैं, तो इनकी जिद पूरी करने के लिए आवाज़ उठाई जाए। तो उसने एक आवाज़ उठाई पूरी जिद करके, और वो जिद करके आवाज़ उठा के पहले तो वो सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के बाद उसने कहा अब जिद पूरी करनी है, अब लोगों को शौचालय देना है, लोगों को गैस सिलेंडर देना है, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, लोगों को सड़कें देनी है, बिजली देनी है। लेकिन इसके लिए स्थितियां नहीं थी, और उस स्थिति में विश्व बैंक से हमने कर्जा लिया। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वो जिन सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाते हुए बड़ा फख्र महसूस करते होंगे कि ये बड़ी अच्छी हो गई है, गाड़ी चलाते हुए बड़ी खुशी होती होगी, तो पहले तो कुछ दुख भी होता होगा, टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन खैर वो सब चीज़ें बाद में समझाऊंगा। तो पहले ये कि उनको बनने के लिए बहुत सारा लोन विश्व बैंक से लिया गया, जो लगभग 5 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए है। इस 50 लाख करोड़ रुपए का अगर मैं ब्याज ही बताऊंगा, तो वो ब्याज ही लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति सेकंड का होता है। यानी कि मैंने जितनी देर में लेक्चर दिया उतनी देर में कई करोड़ रुपए हमारे ऊपर मात्र ब्याज हो चुका है। कोई बात नहीं, उसको भी हटा देते हैं। लेकिन फिर उस ब्याज को निपटाने के लिए सरकारें क्या करती हैं? उस ब्याज को निपटाने के लिए सरकारें जो हैं वो तरह तरह से फिर हम पे टैक्सें लाती हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जब विश्व बैंक से लोन लिया जाता है, तो विश्व बैंक से लोन लेने की स्थिति में कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊं, इससे पहले कुछ बातें और थोड़ी सी जान लेनी जरूरी है। जान लेनी ये जरूरी है कि किस तरीके से हमारी व्यवस्था, जो मुद्रा व्यवस्था है, वो चलती थी। मुद्रा व्यवस्था में सबसे पहले प्राचीन समय में, जब बहुत समय पहले की बात कहें, तो वस्तु विनिमय होता था। किसी आदमी के पास जो है वो गेहूं होता था, किसी आदमी के पास चावल होता था, वो एक्सचेंज कर लेते थे। फिर कोई एक्सचेंज के पास, उसके पास कुछ नहीं होता था, वो कहता था मैं श्रम कर लेता हूँ, इससे एक्सचेंज कर लेते हैं। इससे कुछ समस्या भी होती थी, जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता था वो क्या एक्सचेंज करें, तो फिर वो ऐसे में गुलाम बना लिए जाते थे और वो गुलामी प्रथा चलती थी। बहुत कुछ ऐसा चलता रहा। फिर दूसरी एक व्यवस्था आई कि एक मुद्रा व्यवस्था आई। तो पहले मुद्रा व्यवस्था सब डिपेंड करती थी हमारे सोने के ऊपर, कि जितना सोना होगा उतना ही वो मुद्रा अच्छी मानी जाती है। सोना, चांदी, ये सब मुद्राएं होती थी। लेकिन फिर 1933 के आसपास ये सब लॉ बदल के और कुछ ऐसा कर दिया विश्व ने कि अब मुद्रा व्यवस्था जो है आपके विदेशी मुद्रा कोष और आपका और सब चीजें कुछ देखी जाती हैं आरबीआई के पास, तय होता है कि आपके पास कितना क्या है, और ये ज्यादातर डॉलर से तय होता है।
तो विश्व बैंक जो आपको लोन देता है, पहली बात तो जान लीजिए कि विश्व बैंक के पास अपना कोई धन नहीं है। विश्व बैंक ने एक समय जब विश्व बैंक बनाया तो दुनिया के देशों को इकट्ठा करके कि आप थोड़ा-थोड़ा इसमें फंड जमा करिए, फिर जिसको ज़रूरत हो वो लोन ले सकता है और उसका ब्याज निपटा सकता है। ऐसी स्थिति में जब विश्व बैंक ने ऐसा किया, तो हमारा ही पैसा लगा। इंडिया भी उसका सदस्य बना। इंडिया को सदस्य बनने के बाद फिर सैकड़ों देश सदस्य बन गए क्योंकि इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। तो फिर हालत ये हुई कि हम अपना पैसा देते हैं, बाद में उनसे ही पैसा हम ब्याज पे माँगते हैं। ये लगभग ऐसा ही है कि हमारा पैसा बैंकों में जमा हो और हमें क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए और वो क्रेडिट कार्ड पे हमारा ब्याज और दुनिया भर की चीज़ें चले। मतलब हमारा ही पैसा है और हमें ही देके हमसे ब्याज लिया जाएगा और हम पे इस तरीके से कर्जा बढ़ा दिया जाएगा। विश्व बैंक का आज पूरी दुनिया पे जितना कर्जा है, अगर वास्तव में पूरी दुनिया से उतना धन की माँग की जाए, तो हम अपना तन भी बेच दें, खून भी बेच दें, तब भी शायद पूरी दुनिया कि हम विश्व बैंक से कर्जा लेते थे। तो जब कर्जा लेने कोई देश जाता है तो वो तब लेता है जब उसके पास आर्थिक तंगी हो जाती है। पैसे की कमी है तभी कर्जा लेना है, शौक में तो कर्जा नहीं लेता। तो लोगे, लेकिन ये पैसे सही लगेगी। लेकिन इसके पीछे आप ये पैसा चुकाओगे कैसे? तो हम कहते हैं सर हम धीरे-धीरे सामान बेचेंगे और उस बेच के पैसा जो इकट्ठा होगा उससे आपको चुकाएँगे। लेकिन चुकाना डॉलर में ही ये शर्त होती है। तो सामान किसे बेचेंगे? हम अपने देश में ही सामान बेच के क्या पैसा इकट्ठा कर लेंगे? हम डॉलर कहाँ से लाएँगे? तो डॉलर लाने के लिए हमें विदेशों में अपना सामान बेचना पड़ेगा, अपना कोयला, अपना ईंधन, जो भी और चीज़ें हैं, गेहूँ, चावल, कपास, दुनिया भर की चीज़ें, हमें वो दुनिया से जो हैं, वो एक तरीके से बेचनी पड़ेंगी दुनिया को, तब हम पे डॉलर आएगा। तो ऐसी स्थिति में विश्व बैंक कहता है, आपसे कोई क्यों खरीदेगा? तो कहते हैं मतलब? वो कहते हैं देखो आपसे कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए आप ऐसा करो, आप डॉलर की कीमत थोड़ी बढ़ा दो। रुपया जिस समय मोदी जी आए थे, तो उस समय लगभग डॉलर जो था वो भारतीय रुपए के अनुसार लगभग 50 रुपए के आसपास था। सपोज़ दैट लोन लेने के लिए गए होंगे, तो लोन लेने के लिए जब गए तो वहाँ उनसे कहा गया कि देखो भाई 50 रुपए में कोई चीज़ आपके यहाँ मिलती है, मतलब $1 में आपके यहाँ मिलती है, तो उससे तो फिर ऐसे तो आपका व्यापार नहीं बढ़ेगा, इतने दिन से बेच रहे हो, तो आप ऐसा करो इसे 55 रुपए का कर दो। ये हमारी सरकार ही तय करती है कि हमें ये डॉलर इतने में करना है। तो ऐसे में 55 रुपए में डॉलर को कर दिया जाता है। और वो डॉलर 55 रुपए में कर दिया जाता है कि इसलिए कि आपके यहाँ से अब सामान ज़्यादा होगा। फिर ऐसे में विदेशी हमारे यहाँ से सामान खरीदते हैं और वो विदेशी ज़्यादातर अमेरिकन होते हैं, वो सामान खरीदते हैं जो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उसका रेट कम करवा लेते हैं। बदले में कुछ सामान वो भी हमें बेचते हैं, जिसके रेट अब हमें डॉलर ज़ाहिर-सी बात है रुपए की तुलना में जो है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें वो चीज़ें महँगी मिलती हैं और हमें अपनी चीज़ें सस्ती करके बेचनी पड़ती हैं। तो इस तरीके के लेन-देन से ये डॉलर कीमती होता चला जाता है। हर बार हमें लोन लेना पड़ता है, स्थितियाँ वहीं तस की मस। देश की सरकारों की बड़ी बुरी हालत है। मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा ये वास्तव में जानता है कि पीछे से मोदी जी पे कितना तनाव है। एक तरफ देश की जनता को खुश भी करना है ताकि अगली बार वो वोट दे सकें और दूसरी तरफ विश्व बैंक का कर्जा भी निकालना है। लेकिन ये विश्व बैंक का कर्जा केवल मोदी जी पे अगर होता तो मैं शायद ये वीडियो नहीं कह रहा होता। मोदी जी ने जो कर्जा लिया है विश्व बैंक का हमारे देश की अच्छाई के लिए, वो कर्जा मुझ पे भी है। अगर ऐसा हो जाए कभी को कि मैं या हमारा देश ये कर्जा ना चुका सके, तो हम सबके बैंकों में जो पैसा है वो तुरंत ही रोक लिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और सबसे पहले विश्व बैंक अपना पैसा लेगा। ये लॉ है, ये संधि है। इसके तहत ही ये देश अपने जनसंख्या बोला जाता है, तो वो एक तरीके का आपका रिकॉर्ड है कि इतने लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं और पर व्यक्ति इतना रुपए कर्जा हम मानते हैं। ऐसा हो चुका है एक देश के संबंध में, मैं उस देश का नाम इस समय शायद नहीं सही से बता पाऊंगा, कोई अगर पूछेगा तो उसको मैसेज में लिख दूंगा, तो पता करके नेट पे देखना पड़ेगा, शायद अर्जेंटीना ऐसी कोई देश था। सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि शायद पता नहीं ऐसी कोई देश था। किन्हीं मित्रों को मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि लोग देख सकें। ऐसा एक देश था तो दिवालिया हो गया था और उस दिवालिया देश में
फिर वहाँ का प्रधानमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से देश छोड़ के भाग गया और ऐसी स्थिति में वहाँ जनता का पैसा बैंकों ने ब्लॉक कर दिया। जैसे यहाँ नोटबंदी के वक़्त जनता लाइन लगाए खड़ी थी, उस देश में भी जनता इस तरीके से लाइन लगाए खड़ी थी। फिर बाद में बहुत समय बाद विश्व बैंक ने इसमें इंटरफेरेंस किया और कहा ठीक है हम जी आपके ऊपर देखेंगे कर्जा निपटाने के लिए और कुछ देंगे, लेकिन उसके एवज में उसने धीरे-धीरे वहाँ के प्रतिष्ठानों पे अपने शेयर परसेंटेज को बढ़ा के और एक तरीके से पूरे देश को ही कब्जा कर लिया। ऐसा हमारे देश के साथ भी हो सकता है। आज नहीं कल नहीं 20 साल बाद, 40 साल बाद इतनी तेज़ी से अगर कर्जा बढ़ता रहा, तो हम उस स्थिति में नहीं होंगे जो निपटा पाएँ। क्योंकि हमारे भारत देश में हम जो मानते हैं हमारी ताकत, वो पिछले साल जिस समय धन छापा गया था, तो रिज़र्व बैंक जो धन छापता है वही ताकत होती है। क्योंकि इस पे लिखा होता है रिज़र्व बैंक इतना पैसा चुकाने का वादा कर रहा है। जो ताकत केवल और केवल भारत के पास 16.5 लाख करोड़ रुपए की है। कहते हो ये सब वो है, लेकिन ये भूल जाइए, ये कोई ताकत में ताकत नहीं है। असली ताकत सिर्फ रिज़र्व बैंक के साथ भारत सरकार ने जो अनुबंध करके नोट छपवाए हैं, बस उतनी ही ताकत वास्तव में ताकत मानी जाएगी। या फिर वो ताकत मानी जाएगी जो हम पे डॉलर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम करें तो करें क्या? अब मैं आपको छोटी-सी एक बात बता रहा हूँ। हमारे देश में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर जो है, शायद इससे ज़्यादा ही है, वो लगभग तेल हम खर्च करते हैं अपनी गाड़ियों में। और हालत ये है कि इस पूरे तेल का मैंने एक दिन हिसाब निकाला था बैठ के, तो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए साल का सरकार इस पे टैक्स ले लेती है। सरकार टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि उसे टैक्स चुकाना है। लेकिन अगर 9 लाख करोड़ रुपए का वो इस पे टैक्स लेती है, तो सरकार इतना ही, इससे ज़्यादा लगभग ये 12 या 13 लाख करोड़ रुपए का तेल विदेशों से खरीदती है। मतलब हम गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, जो हम खरीदते हैं डॉलर देके। यानी कि हम एक तरफ लोन लेते हैं, दूसरी तरफ हम तेल खरीदते हैं, तेल देके अपने देश में हम पब्लिक को उसको बेचते हैं, उस पे टैक्स लगाते हैं। उस टैक्स लगाने से महंगाई बढ़ती है, महंगाई से पब्लिक पैसा देती है, जैसे-तैसे येन-केन प्रकारेण घूम-घाम के उसी पैसे से सरकार आपके दालें और ये सब खरीदती है और उनको विदेशों में देने का काम करती है, या विदेशों में जो लोग दे रहे हैं फिर ये एक मकर जाल है जो चलता रहता है। लेकिन अब इसके सॉल्यूशन के रूप में अगर कोई आएगा तो वो सोचेगा स्वामी जी तो एक सॉल्यूशन देंगे कि हम तेल खर्च करना बंद कर दें और ये वो। नहीं। आप में से कितने दोस्तों ने ये महसूस किया कि हमारे देश में अगर आज की तारीख में मैं 20 लाख रुपए की एक गाड़ी लेने जाऊं, कार, तो मैं 1 घंटे के अंदर लेके आ सकता हूं। वो फाइनेंस हो जाएगी, वहीं खड़े-खड़े फाइनेंस हो जाएगी। फाइनेंस करने के लिए वहां लोग बैठे हुए हैं, हर बैंक का आदमी बैठा हुआ है। लेकिन अगर मैं 20 लाख रुपए के लिए व्यावसायिक लोन मांगूं, तो मुझे कोई देने वाला नहीं। तो मोदी जी एक काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कि कम से कम गाड़ियां लोग खरीद पाएं, इसके लिए नियम सख्त करें। गाड़ी खरीदने पे थोड़ी सख्ती होनी चाहिए और जिनके पास धन है वो शौक से खरीदें। लेकिन ये ब्याज पे खरीदना और ये लोन लेके खरीदना और बाद में उन्हीं गाड़ियों में तेल खर्च करना, ये एक मकर जाल की तरफ फैलता जाता है और इससे बैंकों को बहुत फायदे हैं। वो आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा कि बैंक ऐसा क्यों करते हैं और किस कारण करते हैं, क्योंकि ये भी विश्व बैंक से मिली हुई एक साजिश का हिस्सा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचो। पहले जो तेल था वो जब हम खरीदने जाते थे गल्फ कंट्री, तो वो लोग उस तेल को देने के लिए हमसे सोना लेते थे, सोने के बदले में लिया जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसी नीतियां लाई गई, ऐसे दबाव बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय, और वो डॉलर के बदले में देने से हुआ ये कि डॉलर के अचानक रेट बढ़ने लगे। नहीं तो सन 47 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हुआ करता था। अगर आज की तारीख में वो 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो तो सोचो हम कितने रईस होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में पहले जब डॉलर से वो खरीदना पड़ा, तो उसमें कुछ देश ऐसे हुए जिसने विरोध किया, जिसमें सद्दाम का देश है, लीबिया था। तो इन 2-3 देशों ने विरोध किया और उनको कहीं न कहीं बदनाम करके, क्योंकि ये लोग जो इस सब धंधे में पड़े हुए हैं, डॉलर को बढ़वाना और ये सब लोन वगैरह के, ये लोग कुछ इस तरीके के लोग हैं, इनके पास बड़ी ताकतें हैं। इनकी भी मीडिया की ताकत है, सब कुछ है। इन्होंने एक तरीके से
उस समय उन देशों को बदनाम करके मरवा डाला। सद्दाम को मरवाया गया, पहले बदनाम किया गया कि इनके पास ऐसा-वैसा ये सब हथियार हैं, वो कुछ नहीं मिले। ऐसे ही सीरिया लीबिया के साथ भी किया गया, गद्दाफी मारा गया। साथ-साथ हमारे देश में भी ऐसा हुआ कि जब-जब किसी प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसे युद्धों का सामना करना पड़ा। जैसे कि हमारे देश में सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कई अनुबंध तोड़ने की बात कही। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री को एक देश के ऊपर हमारा चीन का हमला झेलना पड़ा और ये लोग इतने चालाक हैं कि बड़े सही ढंग से हमले करवा देते हैं लोगों को भड़का के, क्योंकि कई देशों पे इनके कब्ज़े हैं और वहाँ की मीडिया इनकी गुलाम है। तो मीडिया ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि वो लड़े एकदम स्थिति आर्थिक खराब हो गई और वो विरोध करने के बजाय फिर कर्जे-अर्जे की तरफ देश बढ़ गया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐसा किया कि बैंकिंग सिस्टम पे थोड़ी-सी चोट करने की कोशिश की, तो बैंकिंग सिस्टम पे चोट करते वक़्त इंदिरा गांधी के समय में भी ये पाकिस्तान वगैरह से युद्ध झेलना पड़ा। तीसरा, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसकी कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इसकी कोशिश की थोड़ा विरोध करने की, तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक़्त में कारगिल युद्ध हुआ। लेकिन वो देश की तरफ से ना हो कि एक आतंकवाद के तरीके से था। लेकिन हम ये भी समझ लें कि आतंकवादियों को इतना धन और ये सब आता कहाँ से, तो कहीं न कहीं पीछे बैठे कुछ लोग इन्हें सपोर्ट करके तैयार रखते हैं कि एक मौका आने पे ये काम कर सकें। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले हो सके तो नीतियाँ इतनी सख्त कर दें बैंकों की कि बैंक इस तरीके से लोन ना बाँट सकें। लेकिन दूसरी चीज़ और भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम कुछ देश अभी भी ऐसे हैं, ईरान वगैरह, जो अपने तेल को डॉलर के बदले ना देके वो वस्तु विनिमय पे आ गए हैं। वो अनाज के बदले में, सोने के बदले में और चीज़ों के बदले में देने लगते हैं। हमारे देश में अनाज बहुत है, गेहूँ बहुत है, पानी बहुत है, मिनरल वाटर बहुत बनाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बदले में भी तेल मिलता है। तो हो ये कि तेल की खरीद इस ढंग से हो कि तेल जो है हम उन देशों से लें जो वस्तु विनिमय के माध्यम से देंगे, डॉलर को बीच में नहीं आने देंगे। क्योंकि डॉलर को बीच में आने के कारण जो घूमता है, वो ब्याज-व्याज का चक्कर, उसकी वजह से हमारे देश में महँगाई भी बढ़ती है और कहीं न कहीं हमारा आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो अगर तेल मात्रा के संबंध में भी इतना कर दिया जाए तो लगभग प्रति वर्ष 10 लाख करोड़ रुपए का हम मामला बचा सकते हैं। हमारे देश में गेहूँ और जो धान है, वो सबसे प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। हालत ये है कि वो स्टोरों पे सड़ता है क्योंकि सरकार खरीदती है, फिर उसको निकाल नहीं पाती तो सड़ जाता है। तो उस धान का सही ढंग का उपयोग तेल खरीदने में करना चाहिए। ये मेरी मोदी जी को पहली सलाह है। मोदी जी को इस पे विचार करना चाहिए। फिर और भी ऐसे बहुत तरीके की बातें हैं, बहुत तरीके के प्लान्स हैं, जो मोदी जी को सोचने पड़ेंगे। साथ-साथ हम अपने मित्रों को मतलब जनता जैसे मेरे जैसे लोग, मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमें सरकार से उन चीज़ों की लिस्ट माँगनी चाहिए। एक ऐसी साइट की माँग करनी चाहिए, जिसमें सरकार ये कहे कि फलाँ चीज़ की पूर्ति के लिए हम अब विदेशों से कर्ज़ा लेने जा रहे हैं, आप अपनी राय दें, हमें कर्ज़ा लेना चाहिए, नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें बताया ही नहीं जाता। असल में सब मंत्री बनते हैं, नए-नए मंत्री बनते हैं, कोई परिवहन मंत्री बन जाता है, कोई उद्योग मंत्री बन जाता है। तो वो अपने मंत्रालय को बढ़ाने के लिए और सही बात काम होगा तो उसमें 10-15% का फ़िल्टर है, वो आप सबको पता है, तो इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब वो काम करने के लिए सरकार की तरफ से जो बजट आता है, उसका सरकार बहुत निगाह रखती है, इसलिए उसमें खाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है और वो बजट होता भी बहुत कम है। जैसे एक विधायक निधि की योजना के तहत किसी विधायक को 1 डेढ़ करोड़ रुपए साल का मिलता है कि आप खर्च कर सकते हैं। सच बात तो ये 5 साल रह के विधायक पूरा 1-1 करोड़ खा जाए, तब भी उसने जो चुनाव लड़ा है, उसका खर्चा नहीं निकलेगा। लेकिन वो जब वहाँ पे सड़कें बनने के लिए और विश्व बैंक के माध्यम से पैसा आता है, तो उसमें खाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और कहीं न कहीं वो तो सब खा जाते हैं और उन पे लोड बढ़ता है। साथ-साथ ये होता है कि हम पे लोड बढ़ता है, उसकी वजह से टैक्स बढ़ता है, टैक्स बढ़ने की वजह से हमारे ऊपर जो है वो और तरीके का प्रेशर बनता चला जाता है, जिसमें आदमी ब्लैक मनी, जब ज़्यादा टैक्स होगा तो लोग कोई पैसा देना नहीं चाहते ब्याज उसका। जो हम भी कहते हैं कि एक तरीके जितना हो सके इनकम टैक्स बचा लो।
फिर ब्लैक मनी हो, तो ब्लैक मनी को कहाँ स्टोर करें? तो हम समझते हैं बैंकों में स्टोर करते हैं। अब हम सोचते हैं स्विट्ज़रलैंड बैंक में हम पैसा जमा कर दें। तो हम कहते हैं हमारे बाबा रामदेव जी के अनुसार 260 लाख करोड़ रुपया लगभग हमारा स्विस बैंकों में जमा है। लेकिन स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये स्विट्ज़रलैंड में होते हैं? दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में स्विस बैंक नहीं होते। हाँ, वहाँ ज़रूर खाता खोला जाता है, दिखाने के लिए ऐसा है, लेकिन वो इन्हीं सब बैंकों के माध्यम से वो व्यवस्थित इस तरीके से स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड तक असंभव। ऐसी स्थिति में हमारे इसी देश के बैंकिंग सिस्टम जो हैं, वो उनकी सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से वो स्विस बैंक में पैसा जमा होता है, जिसका 1% कटता चला जाता है। यानी कि अगर 260 लाख करोड़ रुपया हमारा जो है बैंकों में जमा है और जिसका हर साल 1% ब्याज वो ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में 2.5 लाख करोड़ रुपया तो इस तरीके से हमारा ब्लैक मनी का हर साल कम होता जा रहा है। और दूसरी तरफ वो कुछ सरकारों को हल्की-फुल्की इन्फॉर्मेशन देके बाबा रामदेव टाइप लोगों से मामला उठवाते हैं कि ब्लैक मनी इनकी जमा है। तो जिनकी जमा है वो निश्चित ही अपने बैंक से सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं निकालते, तो वो पैसा वहाँ जमा रहता है और धीरे-धीरे 40-50 साल में वो पैसा समाप्त हो जाता है। हमारे देश का पैसा ज़ीरो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको करने का मन होता है आपसे, लेकिन लोग सोचते हैं सन्यासी से एक उम्मीद की जा सकती है कि वो मुझे ध्यान बताएगा, ज्ञान बताएगा। लेकिन ध्यान ज्ञान मैंने बहुत बता के देखा, सच बात तो ये है ध्यान ज्ञान किसी को चाहिए नहीं। कोई परेशान है, अपने परिवार में रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी के कारण ध्यान में आ रहा है, कोई सर दर्द और ये सब दुनिया भर की सर दर्द होने के पीछे वही तनाव होने के पीछे पैसा लौट फिर के सब पैसे पे कारण है टिका हुआ। तो मैं इसलिए ऐसी ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप सबको लगे कि थोड़ा सही है, तो मैंने आज तक कभी ऐसा कहा नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वो बेल बटन दबाएँ, जिससे घंटी आपको बजे और सबसे पहले मेरा वीडियो पहुँचे। सबसे पहले वीडियो देख के क्या कर लोगे? सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो देखो तो पूरा देखो। दूसरी बात अगर देखो सही लगो तो उसको आगे बढ़ाओ। मोदी जी तक मन की बात पहुँचाने के लिए मेरे पास कोई रेडियो स्टेशन नहीं है। आप मेरे रेडियो बन सकते हो और छोड़ दो मेरी बात। अगर किसी को लगता है इसको आगे नहीं बढ़ाना है क्योंकि यहाँ बड़ा दर्द है लोगों को, दूसरा बढ़ जाएगा, मैं नहीं बढ़ पाऊँगा, तो यही बातें आप बोलो और अच्छे ढंग से बोलो, अच्छे तरीके से बोलो और लोगों तक वो भेजो ताकि वो जो हैं उसको आगे बढ़ा सकें। तुम खुद बढ़ाओ आगे। तो मैं फिलहाल आर्थिक स्थितियाँ जो देश की बिगड़ रही हैं, जिसको लेके बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि ये चिंता हमारी आपकी सबकी है, ये अकेले मोदी जी की नहीं है। लेकिन मोदी जी इस संबंध में जब तक खुद कोई कदम नहीं बढ़ाएँ, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा है जिसमें हमें बताया जाना चाहिए कि कौन-कौन सी योजनाएँ हैं जिसको करने के लिए सरकार पैसा लेना चाहती है विश्व बैंक से, हमें वो पहले बताएँ और फिर वो योजनाओं का विरोध होना चाहिए कि हमें विश्व बैंक से कर्ज़ा नहीं चाहिए। अरे! कितने धर्मों ने स्पष्ट हमसे कहा कि कर्ज़ देना ही ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है और अब तो हम राष्ट्रीय स्तर पे कर्ज़ ले रहे हैं और कमाल की बात है उनसे कर्ज़ ले रहे हैं जिन्हें हमने ही पैसा दिया है। कोई कुछ हिसाब तो माँगना चाहिए, कुछ तो कहीं व्यवस्था होना चाहिए। भारत के लोगों का भारत के बैंकों में जो पैसा जमा है, तो एक दिन मैं ऐसे ही पता करवा रहा था कि थोड़ा पता करो कितना जमा है, तो एक लड़के ने मुझे खोजबीन करके बताया कि लगभग 140 लाख करोड़ रुपया हमारा खुद का बैंकों में जमा है और हमने जो बैंकों से लोन ले रखा है, वो लगभग 80 लाख करोड़ रुपया है। यानी कि हमारा जमा ज़्यादा है और लोन हमने बैंकों से कम उससे कम ले रखा और उसका हम ब्याज दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, इनको करने का भाव होता है, लेकिन मैं इस तरीके की बातों में केवल रस नहीं लेता, मैं कुछ करने पे हमेशा प्राथमिकता दिखाता हूँ कि कुछ करना भी चाहिए। तो प्रैक्टिकल रूप में जो किया जा सकता है, वो बहुत अलग बातें हैं, उनकी हम इस समय यहाँ चर्चा करेंगे तो सिर्फ बातें रह जाएँगी। तो वो आप भी करें, हम भी करेंगे। लेकिन आज मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के अगले दिन मुझे लगा कि मोदी जी से अपने मन की बात कहूँ, इसलिए मैंने ये बात कही। थोड़ा आर्थिक संपन्नता की ओर हमें काम करना चाहिए
हमें वो माँ अच्छी नहीं लगनी चाहिए जो कर्जा लेके हमें मोटरसाइकिल दिला देती है, क्योंकि अगर वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो पाएगा एक दिन कि उसने भी जो कर्जा लिया, उसके ऊपर जो कर्जा है, उसके बच्चे भी फिर मोटरसाइकिल की मांग करेंगे। तो पहले वो अपनी मोटरसाइकिल जो ली थी, माँ ने दिलवा दी थी प्यार मोहब्बत में, उसका ही कर्जा नहीं दे पा रहा और आने वाले बच्चों के लिए मोटरसाइकिल लेने के लिए फिर कर्जे लेने पड़ेंगे। और उन बच्चों के पास मिसाल होगी कि पहले आपकी माँ ने तो आपको दिलाई थी, आपने मना नहीं किया था, तो आप हमें भी दिलाइए, मना मत करिए। ऐसे एक मकर जाल फैलता जाता है। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को थोड़ी गंभीरता से लेना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम अपनी माँ से, अच्छी माँ से कर्जा मांग के हमारे को खुश रखने की तरकीबें दिखाने की बात कर रहे हों, जो कि बहुत घातक है। तो इस पे बहुत चिंतन की ज़रूरत है और ये चिंतन हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना है, लेकिन वो तभी करेंगे जब हम उनसे इस तरीके की मांग करेंगे, अन्यथा वो नहीं करेंगे। आज इतना ही।